नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल में आज ICSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले उपन्यास नया रास्ता का सारांश पढ़ने जा रही हूँ। यह उपन्यास का अंतिम भाग है। इस उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर, पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा तथा इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज कथा मंथन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं नया रास्ता का अंतिम भाग। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। दुबली पतली दिखने वाली मीनू की आवाज़ के जोश और उत्साह ने उसको बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। उसकी रौबीली आवाज़ ने सबका मन मोह लिया था। मीनू का साधारण रूप देखने वाले व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल एक मरीज की हितैषी बनकर। पिछले 2 महीनों से तो उसके पास वह जा ही ना सकी और ना ही उसका कोई समाचार मिल सका। सप्ताह में केवल एक ही दिन मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि इतने में आशा अपने पति व बेटे के साथ आ गई। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। आशा में बहुत परिवर्तन आ गया था। माँ बनने के बाद वह काफ़ी मोटी हो गई थी। मीनू से छोटी होने पर भी वह मीनू से बड़ी लग रही थी। आशा का बेटा बहुत प्यारा था। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। मीनू की गोद में आते ही वह रोने लगा। मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो मासी होती है। इस बात को सुनकर सब हंसने लगे। बच्चा तब भी रो रहा था। आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे बच्चे को देखकर मीनू का हृदय भी मातृत्व की भावना से भर गया। कितना भला लगता है माँ बनना। आशा कितनी भाग्यशाली है। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रहीं। आशा ने मीनू से पूछा, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, अब आगे क्या विचार है? मीनू ने बड़ी लापरवाही से आशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा कि इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है, किंतु अभी इतनी जल्दी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में, कहकर मीनू वहां से उठ गई। आशा को लगा विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने विषय बदलते हुए मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशलक्षेम पूछी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है। माँ सारा दिन घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं। रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी करके दिल्ली में नौकरी कर ली है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला और प्रातःकाल आशा दिल्ली चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद बेटे की शादी करेंगे। दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी बेटी का फोटो सामने रख दिया। माँ और पिताजी को फोटो पसंद आ गया, पर वे इसी पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले अपने बेटे का विवाह कर दे। मीनू अभी विवाह करना नहीं चाहती थी और बिना मीनू की स्वीकृति से वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। दयाराम जी ने पत्नी से कहा कि तुम ही समझाकर मीनू को विवाह करने के लिए राजी करो। मैं कोशिश तो करूंगी, पर वह बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। पिताजी ने कहा, जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान न कर देंगे तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे। समाज भी तो चैन से रहने नहीं देता, तरह तरह के प्रश्न करता है। और वे दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दयाराम जी दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खोलते ही आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी और अमित खड़े थे। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वास्तविकता है या स्वप्न। स्तंभ से खड़े रह गए और दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया तब उन्होंने दोनों को अंदर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। माँ ने अमित और उसे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उसे बताया कि मीनू ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया था। अमित ने बड़ी आत्मीयता से जवाब दिया, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मायाराम जी बोले, अमित की हालत तो बहुत नाजुक थी, पर ईश्वर का आशीर्वाद है, अब वे बिल्कुल ठीक है। माँ रसोई घर में नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में बहुत संकोच हो रहा था। साहस एकत्र करके दयाराम जी से कहा कि 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा कर दें।
दयाराम जी बात को संभालते हुए बोले, नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा की क्या बात है। हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमने बहुत समय तक पछतावा रहा। जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। अरे भाई साहब, छोड़िए ना इन सब बातों को, दयाराम जी ने कहा। मायाराम जी ने साहस करके, उस दिन हमने मीनू का रिश्ता ठुकराया था, पर आज हम आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू तो अभी शादी के लिए राजी नहीं है, मैं बिना उसकी स्वीकृति के शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता। मायाराम जी बोले, शादी विवाह मामला बहुत नाजुक होता है, बिना लड़के लड़की की स्वीकृति से विवाह होना ही नहीं चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल है नहीं। अब देखिए, हमारे अमित के लिए ना जाने कितने रिश्ते आए, पर वह शादी के लिए राजी ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू आएगी तब हम उससे बात करेंगे, जैसा निश्चित होगा हम आपको सूचना कर देंगे। ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, इसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बाद मायाराम जी व अमित चले गए। दयाराम जी को आज महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके दुखी हृदय को आज बहुत सांत्वना दे दी है। शनिवार और रविवार अवकाश के दिन थे। मीनू को मीरापुर गए हुए भी कई महीने हो गए थे, इसलिए उसने मीरापुर जाने का निश्चय किया। राजू की माँ के भी पत्र आए थे जिसमें उसे मीरापुर आने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस न कर पाई थी। आज राजू पहली बार घर जा रही थी, इसलिए बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ एक महिला और थी। मीनू ने उन्हें अभिवादन किया। आगे की सीट खाली थी, तो वह राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने मीनू से पूछा, तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी, अब क्या कर रही हो? मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। मीनू मौसी के इस प्रश्न का मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ। मीनू ने यह भी बताया, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे साथ राजू भी रहती है, और कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई नहीं रहता तब तक क्या। मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ सी गई। मौसी की व्यंग वाणी से बचने के लिए मीनू ने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मौसी अपनी साथ वाली महिला से मीनू के विषय में बात करने लगी, जिसमें मीनू की प्रशंसा नहीं कटु आलोचना की जा रही थी। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा उन दोनों की बातों का कड़वा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दे, परंतु वह सभ्य और सुशील लड़की थी और बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए जहर का घूंट पीकर रह गई। बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुकी। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नज़र मौसी पर पड़ी। उन्हें देखकर मीनू का हृदय घृणा से भर गया और उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। मीनू को देखकर माँ प्रसन्न हो गई। बोले, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच ही रहे थे। मीनू ने कहा, 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो गए, इसलिए चली आई। माँ ने कहा, कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बात करेंगे। सफ़र की थकान और मौसी की बात सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह पलंग पर लेट गई। उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे थे। मीनू ने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल गए हैं। 1-2 वर्ष में और अच्छी चलेगी। माँ ने इसे उसके परिश्रम का फल बताया और ईश्वर की अनुकंपा। फिर मीनू को समझाते हुए कहा कि एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती बेटा। अब तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें एक लड़की हो। लेकिन तुम्हारा लड़की होना तो कोई गुनाह तो है नहीं। नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक यह समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ? माँ ने बताया, हाँ बेटा, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ सोचकर मीनू ने कहा, माँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही आप करें। मीनू की इस बात से स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की शादी में फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी, तभी वह शादी करेगी। मीनू की स्वीकृति मिलते ही मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। उसे पता चला कि पंडाल पर 10,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, तो उसे यह फिजूल खर्ची अच्छी नहीं लगी। मीनू ने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उसने सुझाव दिया कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को सौंप दे, वह आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। मीनू के विवाह के 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी कि तभी उसे एक परिचित को नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई दिया। उसने अपनी नज़र उठाई तो देखती है राजू का चचेरा भाई मनोहर है। उसका एक पैर कटा हुआ था, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थी। यह क्या हो गया इसे?
मीनू उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मनोहर उसके समीप आया। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। बैसाखी किनारे रखकर वह पलंग पर बैठ गया। मीनू के पूछने पर उसने बताया कि एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया। पैर के साथ साथ हाथ की 2 अंगुलियां भी कट गई। मीनू उसकी व्यथा कथा सुनकर उदास हो गई। मनोहर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी मैंने आज सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊं। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में उसकी मजबूरी साफ झलक रही थी। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी और मनोहर को वह बचपन से जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत देखकर उसे देखी नहीं गई। उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप से मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने मनोहर की सहायता करने का संकल्प किया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू इसी विषय पर सोचती रही। उसके मस्तिष्क में विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कर देना उचित होगा। एक पैर ना होने के कारण वह चल फिर नहीं सकता और फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा सकता ही है। 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को बताया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे दोनों अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन यूं ही व्यतीत हो गए। मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के अपशब्द सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया के संग ससुराल को चल दी। और मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसके आत्मविश्वास, अथक परिश्रम, साहस व लगन से विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। तो दोस्तों, यह था नया रास्ता का सारांश, जो लगभग 6 भागों में मैंने पूरा किया है। इससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। धन्यवाद।